तो स्टूडेंट्स, पार्ट ऑफ स्पीच में हम अगला टॉपिक आज लेने जा रहे हैं प्रीपोजिशन। तो देखिए प्रीपोजिशन है क्या। प्रीपोजिशन इज द वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज। यानी प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जिसको कि हम या तो नाउन से पहले लगाते हैं या प्रोनाउन से पहले लगाते हैं या फिर कंप्लीट नाउन फ्रेज से पहले लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? टू शो द रिलेशन बिटवीन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय इट। यानी प्रीपोजिशन से जिस व्यक्ति को या जिस वस्तु को डिनोट किया गया है उसके साथ हमारे उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब इसको थोड़ा समझने के लिए हम ऐसा करते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने यहां लिखा हुआ है, माई बुक आर इन माई बैग, कि मेरी किताबें मेरे बैग में हैं। क्या है रिलेशन बिटवीन बुक एंड बैग? यहां पर देखिए क्लियरली मेंशन हो रहा है कि किताबों की बात हो रही है। किताबें कहां हैं? बैग में हैं। और किताबें बैग में हैं तो हमारा रिलेशन किताबों और बैग के बीच ही हुआ। तो किताबों और बैग के बीच का रिलेशन बताने के लिए हमारा ये प्रीपोजिशन यूज हुआ इन। ये इन प्रीपोजिशन यूज करते हुए हमने इसको समझा। अगला एग्जाम्पल हम एक और देख ले। द मैन जंप्ड इनटू द रिवर, कि व्यक्ति नदी में कूद गया। ये हमारा एक वर्ड जंप और एक रिवर। इस नाउन को इस जंप से रिलेट करने के लिए यहां हमारा ये इनटू वर्ड लगा हुआ है। ये इनटू हमारा प्रीपोजिशन हमको ये बताता है कि वो व्यक्ति नदी में कूदा। ठीक है, जंपिंग और रिवर के बीच का रिलेशन बता रहा है ये सेंटेंस। ठीक है, तो अब ये देखने वाली बात है कि ये प्रीपोजिशन यूज कहां कहां होते हैं, कहां किस किस तरह के रिलेशंस यूज होते हैं। टाइम के रिलेशन, टाइम के अलावा प्लेस के रिलेशन, डायरेक्शंस के रिलेशन, पोजीशन के रिलेशन, एजेंसी के, इंस्ट्रूमेंटलिटी के, मैनर के, पर्पस के, वगैरह वगैरह। यानी कई तरह के रिलेशंस हैं जो कि प्रीपोजिशन में यूज होते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा प्रीपोजिशन है उसके लिए हमने एक बात कही थी कि वो ऑब्जेक्ट से रिलेट करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां देखने वाली ये है कि हमारा जो प्रीपोजिशन है उसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता रहती है। बिना ऑब्जेक्ट के हमारा प्रीपोजिशन नहीं होता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे कैसे कहां कहां क्या क्या हो सकता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले द ऑब्जेक्ट कैन बी अ नाउन। ऑब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जेरेंड हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है या फिर नाउन क्लॉज हो सकता है। इनमें से कोई भी एक हो सकता है। अब अगला देखें हम, समटाइम द ऑब्जेक्ट मे बी एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस और एन एडवर्ब फ्रेज। जो ऑब्जेक्ट है वो जरूरी नहीं है कि हर बार नाउन हो, प्रोनाउन हो। एडवर्ब भी हो सकता है। और एडवर्ब कौन कौन से हो सकते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और या फिर एडवर्ब की फ्रेज। नाउन की फ्रेज थी, वैसे एडवर्ब की फ्रेज। एग्जाम्पल देखें एक, आई हैवंट सीन हिम सिंस देन। यहां पर ये देखिए ये जो देन यूज किया है इन्होंने, ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है और ये हमारा इन्होंने प्रीपोजिशन यूज किया हुआ है। यानी हम एडवर्ब के साथ भी प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। अगला देखें कि किन केसेस में हम ओमिट कर देते हैं हमारे इस ऑब्जेक्ट को, कि ऑब्जेक्ट कहां नहीं आता। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि भैया प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट नीडेड है, ऑब्जेक्ट जरूरी है, तो कुछ कहीं कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है कि साहब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो देखें कहां नहीं है।
ऑब्जेक्ट की जरूरत है लेकिन हम उसे ओमिट कर सकते हैं, यानी सेंटेंस में लिखना जरूरी ना समझें। देखते हैं, तो व्हेन रिलेटिव प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, रिलेटिव प्रोनाउन है अगर ऑब्जेक्ट, द रिलेटिव प्रोनाउन इज ऑफन ओमिटेड, तो उस केस में रिलेटेड प्रोनाउन जो है वो ओमिट किया जा सकता है। यहां देखिए एक एग्जांपल, दिस इज द बुक विच आई वॉज लुकिंग फॉर, ये वो किताब है जिसे मैं ढूंढ रहा था। ये जो जिसे है वो यहां पर ओमिट किया हुआ है। दिस इज द बुक आई वॉज लुकिंग फॉर, हम ऐसे कहने की जगह कि दिस इज द बुक विच आई वॉज लुकिंग फॉर की जगह हम कह देते हैं दिस इज द बुक विच आई वॉज लुकिंग फॉर। विच को हमने ओमिट कर दिया और यहां हमारा प्रीपोजिशन यहां एंड में आ रहा है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो हमारे प्रीपोजिशन की 4 काइंड्स हैं। पहली है हमारी सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन जिसके अंदर एट, बाय, इन, फ्रॉम, ऑन, टू एटसेट्रा एटसेट्रा इस तरह के जो सेंटेंसेस हमारे बनते हैं। जैसे द बॉय इज कमिंग फ्रॉम मार्केट। इस सेंटेंस में आप देखिए कि ये हमारा फ्रॉम प्रीपोजिशन हमने यूज किया है और हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये मार्केट, और मार्केट और कमिंग के बीच हमारा जो रिलेशन बता रहा है ये फ्रॉम। तो इस तरह के हमारे जो है सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं। और सेकंड काइंड अब हम देखें तो हमारी सेकंड काइंड है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन में क्या है, बिसाइड, अक्रॉस, विद इन, इनसाइड एटसेट्रा, इस तरह के जो प्रीपोजिशंस यूज होते हैं वो हमारे जो है वो कंपाउंड प्रीपोजिशन के अंदर आते हैं। तो हम कंपाउंड प्रीपोजिशन का एक एग्जांपल देखते हैं। यहां देखिए कि यहां पर क्या कहता है, ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड द ब्रीमिंग रिवर, कि वो पूरी भरी हुई या यूं कहें कि उफनती हुई नदी के किनारे खड़ा है। ये हमारा जो है कंपाउंड प्रीपोजिशन का एग्जांपल। और थर्ड टाइप अब हम देखें, थर्ड टाइप है हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज जैसे इन फ्रंट ऑफ, इन केस ऑफ, यानी एक वर्ड प्रीपोजिशन का काम नहीं कर रहा है बल्कि पूरी एक फ्रेज जो है वो प्रीपोजिशन का काम कर रही है। इन फ्रंट ऑफ, इन केस ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, विद रेफरेंस टू। ठीक है, देखिए द व्हाइट हाउस बिल्डिंग इज इन फ्रंट ऑफ पेंटागन, कि जो व्हाइट हाउस की बिल्डिंग है वो कहां है, इन फ्रंट ऑफ पेंटागन, पेंटागन के सामने है। ठीक है, तो ये इस पेंटागन के साथ रिलेट करके बता रहा है इन फ्रंट ऑफ की हेल्प से। ठीक है, जहां फ्रेज अकेला वर्ड ना होकर के ग्रुप ऑफ वर्ड यूज होते हैं वहां हम प्रीपोजिशनल फ्रेज वाली टाइप काउंट करते हैं। और लास्ट टाइप हम देखें, लास्ट काइंड हम देखें, पार्टिसिपियल प्रीपोजिशंस, यानी रिगार्डिंग और कंसर्निंग। तो इस तरह के वर्ड्स को यूज करते हुए
जब हम प्रीपोजिशंस बनाते हैं तो वो हमारे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। I want to talk to you regarding the changes in timetable। ये हमारा रिगार्डिंग जो है प्रीपोजिशन, ये कहता है कि मैं आपसे टाइम टेबल के चेंज से संबंधित बात करना चाहता हूं। यानी ये जो हमारा है द चेंजेस इन टाइम टेबल, ये हमारा फ्रेज, और इससे पहले हमने ये प्रीपोजिशन यूज किया है, तो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन यहां पर यूज हुए हैं। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि हमारे जो प्रीपोजिशन है उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो हमारे प्रीपोजिशन की पोजीशन होती है यूजुअली बिफोर अ नाउन, कि नाउन से नॉर्मली पहले हुआ करती है। तो यहां देखें हम एग्जाम्पल, जैसे ये हमारा नाउन द कपबोर्ड और उससे जस्ट पहले हमारा प्रीपोजिशन इन। इसी तरह से सेकंड में देखें आप कि द स्काई, और द स्काई से पहले ये ओवर, और इसी तरह से हमारा नाउन द बैग और द बैग से पहले इनटू। तो हम नॉर्मली जो हमारा प्रीपोजिशन रखते हैं वो नाउन से पहले रखते हैं। तो कुछ केसेस में जो हमारा ये प्रीपोजिशन है ये नाउन से पहले या नाउन फ्रेज से पहले आने की बजाय बाद में भी आता है। यहां देखें कि कहां कहां किस किस केस में ये बाद में आता है या आता है। क्लॉज और सेंटेंस वाले केसेस में कई जगह बाद में आता है। पहला केस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी वो सेंटेंसेस जिनमें कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, उन सेंटेंसेस के अंदर ये बाद में आता है। खास तौर पर कब? जबकि क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ हो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट किया गया है। जैसे ये देखिए क्वेश्चन वर्ड, यानी हमारा व्हाट, क्वेश्चन वर्ड समझते हैं ना, ये व्हाट, व्हाई, व्हेन, इस तरह के जो वर्ड हम लगा करके क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। तो यहां पर ये व्हाट लगा हुआ है, और व्हाट पोस्ट यू हैव अप्लाइड फॉर, और हमारा प्रीपोजिशन जो है वो सेंटेंस के बिल्कुल एंड में लगा हुआ है। ठीक है। दूसरा देखिए हम रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज जहां होगी, यानी कि एक क्लॉज को नॉर्मली दूसरी क्लॉज से जोड़ने का जो काम कर रही है, यानी कि आधा मीनिंग जो है ये इधर है। तो वहां देखें द पर्सन यू आर टॉकिंग टू इज माई अंकल, कि तुम जिससे बात कर रहे हो ना वो मेरे अंकल हैं। तो यहां ये टू जो है ये हमारे इस क्लॉज के बाद लगा हुआ है, दूसरी वाली क्लॉज से पहले। सेंटेंस के एंड में जो प्रीपोजिशन लगते हैं उसमें हमारा थर्ड जो है वो है पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में हम जो है प्रीपोजिशन को एंड में यूज कर लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस आप देखें, हु वर यू टॉट इंग्लिश बाय, तुम्हें इंग्लिश किसके द्वारा पढ़ाई जाती है। तो यहां पर इस बाय हमारे प्रीपोजिशन को हमने एंड में यूज किया है। दूसरा देखें, ऑल ओल्ड फर्नीचर मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ, जितना भी पुराना फर्नीचर है उसे क्या कर देना है, डिस्पोज ऑफ कर देना है। ये दोनों में आप देखेंगे कि एंड में प्रीपोजिशन लगाया गया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कई बार ये जो हमारे प्रीपोजिशंस हैं ये हमारे एडवर्ब से कंफ्यूज करते हैं।
पता नहीं चलता कि कौन सा वाला एडवर्ब है और कौन सा वाला हमारा प्रीपोजिशन है, क्योंकि एडवर्ब भी वही यूज हो रहे होते हैं और प्रीपोजिशन में भी वही चीजें यूज हो रही होती हैं। तो इसलिए इसका पता होना बहुत जरूरी है। तो हमारे जो ये एडवर्ब हैं, ये जो हमारे एडवर्बियल पार्टिकल जिन्हें हम कहते हैं, उनमें और प्रीपोजिशन में क्या डिफरेंस है, ये हम यहां देखने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी प्रीपोजिशन के बाद में एक ऑब्जेक्ट आएगा। वहीं व्हाइल एडवर्बियल पार्टिकल इज नॉट, लेकिन एडवर्बियल पार्टिकल के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ये मेन चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद में तो ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन एडवर्बियल पार्टिकल के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं। शी लुक्ड अप, क्या किया? ऊपर देखा। किसको देखा? क्या देखा, किसको देखा? कुछ नहीं दिया हुआ है। जहां कुछ नहीं दिया हुआ है, that's why it become adverbial particle। अब यहां देखिए, she climbed up, क्या क्या? ऊपर चढ़ी। किसके ऊपर चढ़ी? the stairs, सीढ़ियों चढ़ी। तो जहां ये जो ऊपर चढ़ने का जो एक्शन है, ये हमारा जो है वो इस ऑब्जेक्ट स्टेयर्स के साथ है, तो यहां इसे हम कहेंगे कि ये प्रीपोजिशन है। अगला सेंटेंस, एक एग्जांपल और हम देख लें। द टीवी इज ऑफ नाउ। टीवी क्या है? बंद है। टीवी इज ऑफ नाउ। तो ये जो ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, इसके बाद किसी तरह की कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, नाउन। ठीक है। अगले में देखें, ही स्विच्ड ऑफ द टीवी। स्विच ऑफ किया। किसको स्विच ऑफ किया? टीवी को स्विच ऑफ किया, यानी टीवी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा प्रीपोजिशन है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये प्रीपोजिशन नहीं है। तो स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन में आज इतना ही। बाकी का मैटर हम सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारे इस वीडियो में अगर आपको कुछ पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर किसी तरह का कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में कहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगले वीडियो में हम उस सब को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।